Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम मैथ पेडागोजी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके सी-टेट के एग्ज़ाम में मैथ पेडागोजी पूछी जाती है। तो इसको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, तो आपको अच्छे से समझ करके चलना है। मैंने आपके लिए यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे यहाँ पे मैंने यह क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके के आपके मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं है। किसके प्रति? न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं है। किसमें? गणित में। यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं हैं। ऑप्शन 3 आता है कि निर्देशीय भाषा है। ऑप्शन 4 आता है आपका लैंगिक भेदभाव है। यह बात आपको यहाँ पे बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता है। तो कौन सा कारक नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। यह आपका क्या होता है? लैंगिक भेदभाव। ठीक, यह कारक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है, आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका एनसीएफ से है, एनसीएफ 2005 से है। तो यह बात आपसे यहाँ पे क्या पूछी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं, उनके लिए न्यूनतम उपयुक्त है, यानी कि कम उपयुक्त है। यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि गणित के प्रति रुचि विकसित करना। ऑप्शन 2 आता है कि अनुमान लगाने के कौशल को क्या करना? पोषित करना। ऑप्शन 3 आता है आपका कि बीजीय कौशल में क्या? निपुणता। ऑप्शन 4 आता है आपका कि दिक् स्थान संबंधी समझ को क्या करना? पोषित करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? बीजीय कौशल में क्या? निपुणता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी आपके सभी क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा था? न्यूनतम पूछा गया था कि न्यूनतम उपयुक्त है यानी कम उपयुक्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। तो शिक्षण के लिए क्या सही नहीं है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थी को सक्षम बनाने में सहायता करना। ऑप्शन 2 आता है आपका कि सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 आता है कि रट कर याद करने को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 आता है आपका कि बच्चे के चिंतन को क्या करना? प्रोत्साहित करना। तो आपको बताना है इसका आंसर कि गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना। हमें बच्चों को रटाना नहीं है, चीज़ों को समझाना है। तो जो रटने वाली चीज़ें होती हैं, यह हमेशा क्या होता है?
गलत होता है, इसलिए इसका आंसर यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, क्योंकि नहीं है पूछा है इसलिए आपका यहाँ पे थर्ड हो जाता है कि रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना, यह आपका आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है यह आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है, यानी कि जहाँ पे आपको नेगेटिव दे रखा है यानी नहीं वाला है तो आपको नेगेटिव की तरफ जाना है, जैसे रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना यह आपका नेगेटिव होता है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव दे रखा है तो आपको बिल्कुल अच्छे वाले पॉजिटिव की तरफ जाना है, यानी कि बेस्ट पॉजिटिव की तरफ जाना है। सबसे अच्छा, अच्छे से अच्छा इसमें बेस्ट आपको चारों ऑप्शन में यहाँ पे टिक लगाना होता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो नेगेटिव पूछा है क्वेश्चन में तो आंसर आपका नेगेटिव ही होगा। अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर आपका बेस्ट पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को देख करके चले आते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, हमें थोड़ा सा डीमोटिवेट फील होता है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आप लाइक तो कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है, यानी कम उपयुक्त प्रक्रिया है। तो अन्वेषण हो जाता है, सूत्रीकरण हो जाता है, या फिर प्रक्रियात्मक प्रवाह हो जाता है, या फिर अनुमानों की रचना हो जाती है। तो यह बताना है आपको न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया गणित में कौन सी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाता है। तो सबसे कम उपयुक्त प्रक्रिया होती है आपकी कौन सी होती है, प्रक्रियात्मक प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रक्रियात्मक प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतरिम और सामयिक वितरण होता है। ऑप्शन 2 आता है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना होता है। ऑप्शन 3 आता है कि उचित शैक्षणिक संस्थानों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना होता है। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूल और बदलाव की संभावना। तो कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं हो जाता है, इकाई योजना की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है यह दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना, जहाँ पे आपको पाठ्य पुस्तक दिख जाए वह आपका नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया नेगेटिव है क्वेश्चन में, तो आंसर भी आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, बेस्ट पॉजिटिव की तरफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि गणित जानना, बच्चे के विचार प्रक्रिया का क्या करना, गणितीकरण करना। ऑप्शन 2 आता है कि गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का क्या करना, गणितीयकरण हो जाएगा। ऑप्शन 3 आता है आपका कि संख्याओं और उन संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का क्या करना है, गणितीयकरण करना है। ऑप्शन 4 आता है आपका कि गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण कहलाता है। तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है। क्या करना,
कि हमें बच्चों की जो जीवन के अनुभव हैं, उनकी दैनिक जीवन की जो बातचीत हैं, इनको क्या बनाना, उनको एक आधार बनाना, यही हमारे एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे एनसीएफ की बात की गई है, दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ने की बात की जा रही है, वही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, आपको यहाँ पे बताना है कि गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन 1 आता है कि छात्रों द्वारा जर्नल लिखना यानी कि दैनिकी लिखना। ऑप्शन 2 आता है क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन 3 आता है सत्र अंत परीक्षा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का आंसर बताना है आपको, क्या हो जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होता है आपका, यहाँ पे जो आपकी दैनिक जर्नल होती हैं, इनको लिखना होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्षेत्र भ्रमण की, तो यह भी बात सही है। सत्र अंत परीक्षा की हम बात करते हैं, तो यह बात आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। तो यहाँ पे ए सही है और आपका बी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी आपका सही हो जाता है। क्या हो जाता है, ए बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। सत्र अंत परीक्षा यह आपका गलत होता है। छात्रों द्वारा जर्नल लिखना यानी कि दैनिकी लिखना और क्षेत्र भ्रमण आपका यहाँ पे आंसर होता है, यानी कि ए और बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों यानी व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। यह बात आपसे यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन को दोबारा से समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियाँ दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित किया, यानी कि 25 टाइलों को क्या किया, आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया। और गतिविधि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन 1 आता है आपका आयतन, क्षेत्रफल और चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप होता है। नमूने यानी पैटर्न और आयतन होता है। ऑप्शन 4 आता है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है आपको, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2। यह आपका क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को क्या करता है, वर्णित करता है। तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया, जहाँ पे आपको ज्यामितीय सिद्धांत की बात की जाए तो इसका आंसर होता है आपका वैन हिले। वैन हिले के द्वारा ज्यामितीय सिद्धांत के विभिन्न चरण दिए गए हैं, तो इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 आता है वैन हिले। ऑप्शन 2 आता है जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन 3 आता है कि जीन पियाजे। ऑप्शन 4 आता है एम न्यूमैन। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका, यह आपके वैन हिले हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, वैन हिले हो जाते हैं। इतना ध्यान रखना है कि इसके ज्यामितीय सिद्धांत के जो विकास से संबंधित हैं, इन्होंने विभिन्न स्तर दिए हैं, तो यह कौन हो जाते हैं, आपके वैन हिले हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
सही नहीं है। किसके बारे में? गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। ऑप्शन 2 आता है कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। ऑप्शन 3 आता है कि गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्क संगत होती हैं। ऑप्शन 4 आता है कि गणित में अवधारणाएं निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको बताना है कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव पूछा है तो यह भी आपका नेगेटिव हो जाता है। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा जाए पेडागोजी क्वेश्चंस में तो सबसे बेस्ट पॉजिटिव की तरफ आपको जाना है। इस तरीके से आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको गणित की यह पेडागोजी मैंने कराई है, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी मैंने कई वीडियोस करा दी हैं, तो आप उन सभी को देख सकती हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ पे दे दूँगी, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको यहाँ पे सभी जो आपकी सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे ईवीएस की बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ हिंदी की, और बात करूँ मैं यहाँ पे सीडीपी की, और साथ ही साथ आपका जो मैथ पेडागोजी है इसकी, तो इन सभी को मैं आपको करा रही हूँ। आप इन सभी को अच्छे से समझ के चलिएगा। मैंने आपको ऑनलाइन परीक्षा में आई हुए 2021 वाले जो पेपर्स हैं उनको भी मैंने करा दिया है, उनको देख लेना। 2022 में जो आपके सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा हुई थी उनको भी मैंने कराया है, तो आप इन सभी को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और साथ ही आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी को कंप्लीट मैंने करा दिया है 2011 से लेकर 2021 तक, यानी कि जो आपका यूपी टेट का री एग्ज़ाम हुआ था उसको भी मैंने करा दिया है। तो आप इन सभी को देखिए और आप अभी से अपनी तैयारी को करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप अभी से अपनी तैयारी को करते हैं तो आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ आप लाइक तो कर दिया कीजिए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।